आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूँ गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे, जहाँ पे आज हम लोग सीटेट जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, जो एग्ज़ाम 8 जनवरी को हुआ है, जिनका एग्ज़ाम 8 जनवरी 2022 को, उसके एग्ज़ाम का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, उसके क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम सीटेट या किसी भी स्तर के टेट है या केवीएस है उसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और जिस लोगों ने 8 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है वो डायरेक्ट इस पेपर को मिला सकते हैं। आपको कितना स्कोर आया ये चेक कर सकते हैं विथ एनालिसिस। चलिए ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पहले से रिव्यू करेंगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? संरचनात्मक समझ पर जोर, योग्यता मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया ये कूट वाला दिया हुआ है, कूट वाला क्वेश्चन दिया गया। इससे हम लोग देखते हैं किसी वकालत नहीं की गई है तो किसी की गई है उसे छांट देते हैं और किसकी नहीं की गई उसे छांटते हैं। ये बात हमको कहा जा रहा है। देखिए तो संरचनात्मक समझ, तो हमारा जो संरचनात्मक समझ है उस पर जोर क्या क्या है दिया गया है कि जो स्ट्रक्चर जो हो वो अच्छा हो। योग्यता मूल्यांकन ये नहीं। पाठ्यक्रम में वृद्धि, पाठ्यक्रम में वृद्धि पाठ्यक्रम जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ये बात क्या है, गलत है, जोर नहीं दिया गया है इस पर। और फिर क्या, प्रौद्योगिकी का उपयोग में कमी, ये बात पे भी क्या वकालत नहीं की गई है। और योग्यता मूल्यांकन, तो ये 3 पे है कि आपका वकालत नहीं किया क्या, संरचनात्मक समझ पर जोर देना। जो प्रौद्योगिकी जो आईटी को इसे और अधिक बढ़ाना, तो यहाँ पे क्या करा है, वकालत नहीं की गई है। तो वकालत इसमें क्या की गई है, तो ये सब 3 क्या होगा आपका नेगेटिव। वो हमको नेगेटिव ही पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे इस 1 नंबर का आंसर कूट में 2, 3, 4 हो जाएगा। इसका मतलब 3 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को देखें आप लोग जल्दी से और आप लोग मिलाएं। इसमें देखते हैं हम लोग इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। देखिए आपको बाल्यावस्था का 2 भाग पता है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था, लेकिन यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य मतलब क्या है, पूर्व और उत्तर के बीच के आसपास का जो है वो मध्य बाल्यावस्था कहलाएगा, मिडिल चाइल्डहुड। यहाँ पे कह रहा है क्या इसके बारे में होगा। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। तो सकारात्मक खेलों में जो शामिल नहीं हो सकती ऐसा बात नहीं है, वो शामिल हो सकती उस समय में। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, ये बात क्या है, सही है। तो ऐसी बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण भी कर सकती है कुछ चीज़ों को, तो ये मध्य बाल्यावस्था में होता है। एक बच्ची से अभी सामाजिक संदर्भ में नकल करना शुरू किया, ये तो पहले ही शिशुअवस्था में या पहले भी आदमी नकल करना शुरू करता है या पूर्व बाल्यावस्था में करता है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकता है, ये अमूर्त विचार तो बाद में आता है, तो ये बात क्या है, गलत है। और एक भी गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बच्ची तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, तो 2 हमारा आंसर बेटर होगा। तो जिन लोगों ने 2 दिया है एग्जाम में उनका क्या है, सही है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए देखें इसे आप लोग। समावेशी शिक्षा, इससे आना ही आना है क्वेश्चन, आपका आ चुका है। देखें इसे आप लोगों को। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या है उसके लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, ये बात क्या है, गलत है। विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूह नहीं, क्षमता के आधारित हमको कठोर समूह ग्रुप नहीं बनाना, ये बात भी क्या है, गलत है। आवश्यकता किसकी है, व्यक्तिगत भेदों को ध्यान और सम्मान देना। व्यक्तिगत जो भेद है उसे क्या करना है, ध्यान, इंडिविजुअल जो भी भेद है उसको ध्यान देना और उस पर आपको सम्मान करना है और उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, उसे अच्छा से पढ़ाना, डेवलप करने की कोशिश करना है। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा 3 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम है उसे देखना है और उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना, इंप्रूव करने का कोशिश करना है, इस पर हमको ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो पियाजे महोदय से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखें। इसमें कह रहा है क्या, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया। स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन करना है आपको, तो इसके लिए क्या सबसे बेटर, संगठन तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, समावेशन नहीं करना है आपको, समायोजन भी यहाँ पे नहीं होगा,
बहुत आदमी समायोजन लग रहा होगा समझ, यहाँ पे सामीकरण होगा। सामीकरण को साम्य धारण भी कहते हैं या फिर इसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। जो इक्विलिब्रेशन होना चाहिए तो वो बेटर होगा, ठीक है ना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ अपने आप को संतुलित कर रहे हैं और अपने आप को उस तरह से ढाल भी रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपके सामने ये क्वेश्चन था, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा है क्वेश्चन, तो इससे 2 क्वेश्चन CDP में सबसेट में आए हुए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन सभी शैक्षिक गतिविधियों को केंद्र होना चाहिए। तो सभी शैक्षिक गतिविधियों से केंद्र होना चाहिए। ये बात सही है कि जो भी शैक्षिक गतिविधि उसका केंद्र होगा तो जिससे बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यांकन हो सके। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने का महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ निश्चित अवधि में बच्चे क्या प्रगति हुआ नहीं हुआ, ये नहीं, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए जिससे बच्चे का अधिक से अधिक हम अच्छा से जान पाएँ। तो ये आपका सबसे बेटर क्या हो जाएगा, 1 नंबर है। और भी देखते हैं, शैक्षिक वर्ष के एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं का के माध्यम से कहना से ये बात गलत है आपका। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना, ये बात भी गलत है। तो 1 नंबर सबसे बढ़िया है 5 का, तो 1 के साथ हम लोग चलेंगे। तो जिन लोगों ने 1 दिया है उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखें। इसमें कहना है कि वो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। जिनमें क्या है, स्वाधीनता है, तो स्वाधीनता है तो उसे आप क्या कर सकते हैं। तो स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, ऑटोइज्म होता है, आत्मविमोह, मतलब अपने आप के प्रति जो मोह होता है उस बच्चे में इस तरह का जो समस्या होता है उसका क्या समाधान है, उसे क्या इस तरह का जो डिजॉर्डर है तो उसका क्या प्रॉब्लम होती है, चुनौती आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती की जा सकती है। तो उसको पहचान करने के लिए उसमें क्या होता है, हम जो दूसरों से क्या करता है बातचीत करने में या फिर कम्युनिकेशन करने में और कुछ ग्रहण करने में समस्या होती है। तो अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, तो ये आपका होता है इसको ये प्रॉब्लम। स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती ये नहीं होता है, वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती ये भी नहीं होगा। सूचना को याद रखने में चुनौती ये नहीं, ये सब आपको चुनौती होती है। लेकिन मुख्य चुनौती क्या होती है, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती होती है। तो 6 का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन था, यहाँ पे कह रहा क्या, विकासात्मक परिवर्तन मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होता है और फिर रुक जाता नहीं, ये ऐसा होता है क्या, नहीं रुकता है ना, वो तो जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। वंशानुगत कारकों और पर्यावरण के प्रभावों का पारस्परिक क्रिया है। ये बात सही है कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें वंशानुगत जो हेरिडिटी है और जो आपका इन्वायरमेंट, दोनों का प्रभाव किसी के बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो ये आपका बेटर है। तो 2 नंबर, सभी संस्कृतियों में के बच्चे में सार्वभौमिक गति से होती है, ऐसा बात नहीं है, अलग अलग भी होता है। हमेशा एक रेखिक तरीके से होती है और एक आयामी होता नहीं, चक्रीय भी होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 का 2 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखें हम लोग, आपके सामने रहा। यहाँ पे कर एक शिक्षिका किसी संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची को जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेत से। तो इशारे व संकेत से अगर किसी बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, कोई बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसे नहीं बन रहा है, तो किसी दूसरे के द्वारा इशारे या किसी तरह का हेल्प मिलता है तो वो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है, जिसे हिंदी में पार कहते हैं, मचान कहते हैं। तो अनुसरण नहीं होगा, स्वतंत्र खोज नहीं, उद्दीपन नहीं, क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। पार मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे जो आपका वाइगोस्की जी है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जब बच्चा कोई समस्या का समाधान कर रहा है, उससे दिक्कत हो रहा है, किसी के द्वारा हेल्प करके वो समस्या समाधान हो जाता है, तो मतलब वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करा, और ये प्रोसेस क्या कहता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है ना। चलिए इसके हम आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये कोड वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इससे कोई घबराना नहीं है। अभिकथन और कारण इसको हम लोग समझेंगे और आगे से ये क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक अभिकथन होता है, स्टेटमेंट होता है, और एक कारण रीजन होता है। तो इसे हम लोग को समझ जाना है, और उसके बाद क्या होता है, दोनों अगर सही है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चुनना है, दोनों गलत उसके अकॉर्डिंग चुनना है, एक सही एक गलत उसके अकॉर्डिंग चुनना है, और एक सही और दूसरा भी सही है और दूसरा ने एक का प्रॉब्लम को मतलब कि पुष्टि किया है, तो ये तो इस तरह का ऑप्शन है, इसे हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो इसे मैं देखता हूँ। पहला क्वेश्चन, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंड को जानते हैं। ये बात क्या कह रहा है,
सही है कि बच्चे जो आता है सर्वप्रथम क्या होता है, परिवार में ही सीखते हैं मानदंडों को, और उसके बाद धीरे समाज में और विद्यालय में सीखते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिकरण एक द्वितीयक अभिकारक है, ये बात क्या है, गलत है। प्रथम अभिकारक होता है, इसलिए हम इसे गलत कहेंगे। तो 9 नंबर का जो अभिकथन ए सही है, आर गलत है, तो ऐसा ऑप्शन कुछ में है। ए और आर दोनों सही गलत, ए और आर दोनों सही गलत, ए सही और आर गलत, तो इसमें आ रहा 3 नंबर में आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग को बना, देखिए कितना आसान है। इस तरह से हम लोग समझेंगे, और ये एनालिसिस करने से, डिस्कस करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही, साथ साथ आपका बहुत ही आपको लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे आप लोग बात देखें, तो मैं इसे बता रहा हूं। देखने से, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा में विद्यार्थी स्वयं पहले करके वो चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? किस सिद्धांत पर, कौन सा सिद्धांत ऐसा है जिसपे वो ऐसा करते हैं? तो व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म नहीं, इसमें नहीं होता है। सामाजिक संरचनावादी जो सोशियो स्ट्रक्चरलिज्म होता है, उसमें ऐसा होता है कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेकर के और समाज में उससे कम, और उससे वहाँ पे वो सीखते हैं। प्रतिपादक शिक्षण नहीं होगा आपका, अनुकरण करके सीखना नहीं होगा, इमिटेशन नहीं होगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा। तो 10 का 2 आपका क्या है, सही। ओके, कैसे हुआ आपको मैंने ये भी बता दिया। चलिए ये क्वेश्चन आप सामने आ चुका है, इसे आप लोग देखें। तो ये भी इस क्लास को भी मैंने पहले आपको बताया है। इसके लिए आपको जो शिक्षण अभिक्षमता है, डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और आपका एजिप्सिया, जितना भी है आपका अलग अलग जो लर्निंग डिसऑर्डर होता है, वो एक ऐसा क्षमता होता है जिसमें बच्चे का उसका इलाज भी नहीं हो सकता है, और उसमें बच्चे ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते, नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते हैं, और ना ही मैथ बना पाते हैं, या भाषा बोलने में समस्या होती है। तो इसके लिए स्पेशल क्लास आपके लिए दिया गया है, आप उस वीडियो को देखें। आप लोग उसका लिंक भी आपको मैं नीचे में कर देता हूँ, और साथ साथ आपको इससे आपको बहुत लाभ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, इससे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो ये CDP में ही आ गया, इसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य, पठन वैकल्य का मतलब था डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य मतलब क्या था, पढ़ने संबंधी, वैकल्य मतलब क्या होता है, समस्या की पहचान है। तो पठन समस्या किस में होता है, अपमानजनक व्यवहार नहीं, आपको पता है पठन समस्या मतलब पढ़ने संबंधी, और डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने संबंधी समस्या होता है, जैसे 100 को वाज लिख देना, या फिर 12 को 21 लिखना, 63 को 64 लिखना, मतलब 63 को 36 लिखना, इस तरह का जो समस्या होता है वो डिसलेक्सिया में होता है। पढ़ना भी और कभी कभी लिखने की भी समस्या होती है। तो अब अपमानजनक व्यवहार हो गया, बार बार स्वभाव बदलना नहीं होगा, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, ये भी नहीं होगा। मोटर स्किल, बी को डी के रूप में लिखना, देखिए डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या, लेकिन कभी कभी जो लिखा और उसे कभी लिखने की आवश्यकता आती है, तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाता, इसलिए वो 21 को 12 लिख देता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 4, इसका बेटर आंसर है। ठीक है, चलिए इसके लिए डिटेल आप लोग उस वीडियो को, क्लास को देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका जो इफेक्टिव जो टीचिंग है, इफेक्टिव जो लर्निंग है, उसमें बेटर क्या होगा, विद्यार्थियों में डैश सक्रिय करना चाहिए। प्रभावी अधिगम कब होगा, जो इफेक्टिव लर्निंग कब होगा, तो शिक्षक क्या करना चाहिए, क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा, जो एबिलिटी उसे अस्थायी मान लेना है, क्षमता को वृद्धिशील होने की धारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना गलत है, हीनता की भावना ये भी गलत है, क्षमता को वृद्धिशील होने की धारणा ये बात सही है कि किसी में अगर कोई एबिलिटी है तो वो स्थिर नहीं हो सकती है, किसी में कोई एबिलिटी है तो वो बढ़ता है। तो 2 नंबर आपका 12 का बेटर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आना ही आना है। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची या मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह वाक्य क्या दर्शाता? देखिए लड़कियां कारों से नहीं खेलती है, गुड्डा गुड्डी से खेलती है, तो ऐसा ये जो धारणा है बच्चे के मन में आया, तो ये लिंग रूढ़िबद्धता का है, लड़का अच्छा लड़की कम कमजोर, इस टाइप का जो व्यवहार होता है लिंग रूढ़िबद्धता है। तो यहाँ पे इस तरह की भावना आ रही है, जेंडर भूमिका का लचीलापन नहीं हो रहा है, जेंडर प्रधानता नहीं हो रहा, जेंडर स्थिरता नहीं हो रहा, जेंडर रूढ़िबद्धता हो रहा है। तो इसे हम लोग को समझना है कि ये जेंडर रूढ़िबद्धता के बारे में बात हो रही है। तो 4 नंबर आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको, सब बराबर है।
चलिए, आप लोग भी अभी क्लास कर रहे हैं तो सबके लिए बराबर है, सब चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो सबके लिए लाभकारी है, तो आप लोगों में कोई भी रूढ़िबद्धता नहीं है। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। डैश स्थूल गत्यात्मक चालन, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक चालन है। जो है स्थूल मतलब जो है बड़ा मतलब कि, और सूक्ष्म मतलब छोटा, गत्यात्मक मतलब मोटर स्किल्स, जैसे दौड़ना कूदना इस टाइप से होता है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो उसमें पकड़ना और चढ़ना, पकड़ना क्या है आसान है, चढ़ना तो सूक्ष्म नहीं हो, ये उल्टा दे दिया गलत है। निचोड़ना और चलना ये भी गलत है। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना ये तो स्थूल नहीं हुआ, ये आसान हुआ। और ताली बजाना ये इसमें थोड़ा सा कठिन हो गया, ये नहीं होगा। आपको सबसे बेटर क्या हो जाएगा, भागना में क्या हो, स्थूल गत्यात्मक चालन होगा, ज़्यादा स्पीड से कोई भागेगा तो ज़्यादा गति हुआ। और चित्र बनाना ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हुआ, चित्र बनाना लिखना ये सब होता है ना, माइक्रो मोटर स्किल्स में आता है। तो आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर आ जाएगा, तो 14 में क्या होगा 4 हो गया। ओके चलिए, आप लोग भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस का डिस्कशन हो, तो आप लोग कृपया करके जो आपका कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप ईमेल आईडी पे आप क्वेश्चंस को भेजें, ताकि आपके क्वेश्चंस पे हम बना सकें, आपके क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। तो आप लोग सभी क्वेश्चन भेजें, सभी का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, जिसका भी चाहते हैं हम लोग कमेंट करें और क्वेश्चन को भेजें, आपके क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है क्या कर पाता है, वर्गीकरण कर पाता है, मतलब क्लासिफिकेशन, और संरक्षण मतलब क्या करता है, बचा पाता है। तो ये बात सही है, तो परफेक्ट है, आपका जीन पियाजे जी का है। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक वो तर्क सोचना पाता नहीं, पूर्व संज्ञात्मक में वो अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में करता है, ये बात गलत है। अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में अनुकरण की शुरुआत कल्पना करना खेल शुरू करता है, ये अनुकरण बहुत पहले करता है। शेषावस्था में बच्चा फर्क को लागू करना और अनुमान लगाने में नहीं, ये बात भी गलत है। तो 15 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जीन पहले से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप लोग देखें। स्टेटमेंट वाला फिर से क्वेश्चन आया है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, अभिकथन एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचनावादी पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसमें क्या होता है, बाल केंद्रित कक्षा क्या होता है, व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचनावादी पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। ये बात क्या है, कठोर संरचनावादी का नहीं करती है, ये नेगेटिव है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तनाशाह हो, ये बात भी क्या है आपका गलत है, दोनों कथन गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा 1 नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे जो आपके सामने है। यहाँ पे देखिए आप लोग इसे, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाह्य आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, 2 अभिप्रेरणा होता है। जो अंदर से होता है वो आंतरिक होता है, जो भी हम लोग सीखने के लिए करते हैं। और बाह्य मतलब दंड हो गया, मारपीट हो गया, या फिर किसी को देख करके कुछ करना हो गया, कॉपी करना, ये बाह्य अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन, इनर और आउटर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल हो, ज्ञान नॉलेज को एक्वायर करने के लिए अगर आप डिबेट में शामिल होते हैं तो ये बात क्या है, बाह्य नहीं आंतरिक अभिप्रेरणा है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये बात भी गलत हो जाएगा। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, ये बात गलत। आपका 1 नंबर बेटर है, तो 17 का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। अगर किसी बच्चे में दिव्यांगता है, डिजेबिलिटीज है, उसे कैसे सफल समावेशन से हम करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथियों के बीच सहानुभूति और दया नहीं, साथियों के बीच अगर सहानुभूति और दया होगी तो वो क्या होगा, वो अपने आप को कमजोर समझेगा। मुझे सहानुभूति मिल रहा है, मुझे दया मिल रहा है, तो वो बच्चे में हो सकता है कि हीन भावना आ जाए। विद्यार्थियों का अलगाव, अलग करेंगे दूसरे को, मतलब दिव्यांग बच्चे को अलग बैठाएंगे, अच्छे बच्चे को अलग बैठाएंगे, इससे भी क्या होगा, अलगाव से भी उसे हीन भावना आएगा। शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया करना है, पक्षपात करेंगे तो ये अच्छा वो खराब, तो इसमें भी दिक्कत है। सुलभ और अवसंरचना इमारतें, आपको क्या करना है, ऐसा इमारत देना है जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है उसे मतलब क्या है, व्हील चेयर को जाने के लिए क्या हो, वहाँ पे अच्छा रास्ता हो, सीढ़ी बगल से रास्ता हो, अच्छा से बैठने की व्यवस्था हो, बढ़िया इमारत हो। तो ये आपका यहाँ पे 3 नंबर बेटर आ रहा है, तो 18 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसे आप लोग देखें। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना और प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये बात क्या है, गलत है आपका। यहाँ पे सही मिलाप करना, तो मिलाप यहाँ पे नहीं हो रहा है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुखता नहीं, अतिरिक्त कक्षा लेना, तो ये बात भी क्या है, समस्या, ये दोनों क्या है, गलत है अभी तक। तीसरा कह रहा है नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, और ये भी नगद पुरस्कार जीतने की तैयारी नहीं करना, हमें सीखने के लिए करना है, आगे बढ़ने के लिए करना है, जिसमें रुचि उसके लिए करना है। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यप्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये बात बहुत बढ़िया है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका हो जाएगा बेटर आंसर। तो जिन लोगों ने 4 दे के आए हैं उनका क्या है, सही है, आपको नंबर बेटर आएगा। चलिए अब आ गए हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? क्या जो विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य, अच्छा करने के लिए सहायक है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है वेधन और अभ्यास। जो वेधन और अभ्यास, तो मतलब क्या करना है, उसे ड्रिल करना है और प्रैक्टिस करना है, ये बात भी सही है, लेकिन उतना सही नहीं। और भी ऑप्शन को देखते हैं। दंड तो कंप्लीट गलत हो जाएगा। चर्चा और संवाद, हाँ चर्चा और संवाद करने से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है, उसमें डेवलपमेंट, प्रतियोगिता से सीखता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेटर क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा, जिससे बच्चे में अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो 3 के साथ हम लोग चलेंगे। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसे आप लोग देखें, फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धियों में डैश होने की संभावना है। तो 2 चीज को एक साथ फिल करना ताकि उसको मीनिंग आए। सामाजिक बहिष्कार के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार होने की संभावना है, नहीं, सामाजिक बहिष्कार गलत हो जाएगा आपका। प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से, ये बात भी गलत है। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होगा, ये बात आपका बहुत हद तक सही है, तो ये बेटर है। शिक्षार्थियों के अंदर शिक्षा में क्या होगा, उपलब्धि में कमी नहीं वृद्धि होगा, ये बात भी गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, 21 का 3 हो जाएगा। चलिए अब आ गए हम लोग हार्वर्ड गार्डनर साहब के क्वेश्चन पे। देखिए इसने क्या कहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहां पर कह रहा है क्या, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। आपको पता है कि जो हार्वर्ड गार्डनर जी ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, है ना, भाषा से संबंधित, तो उसमें से पूछ रहा है कि जो वो अपने आप को पहचान, अपने जीवन का अस्तित्व का अर्थ समझता है और संवेदनशील होता है, तो ये अंतर्व्यक्तिक है, अंतःव्यक्तिक है, भाषाई है, प्रकृतिवादी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंतःव्यक्ति, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा है, तो ये अंतर्व्यक्तिक में नहीं होगा, दूसरे के बारे में होता है। भाषाई तो भाषा संबंधित हो गया है, और प्रकृतिवादी प्रकृति संबंधित। सबसे जरूरी हो जाएगा 2 कि अंतःव्यक्तिक है, उसमें क्या हो रहा है, अंतःव्यक्ति, ताकि वो अपने आप को समझने की बात कर रही है, इसलिए 2 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आ चुके हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसे देखिए, आप लोग जो भी नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें और मिलाएं, ठीक है। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति जो है, कौन सा नीति आपको प्रभावी करना है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग देखते हैं। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, प्रत्यक्ष निर्देश, उसे क्या करना है, प्रत्यक्ष निर्देश देना है कि वो क्या करे नहीं करे, उसके बारे में। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा देने से वो अच्छा होगा, कोई जो नहीं। मानकीकृत व कठोर पाठ्यक्रम अपनाना, ये भी विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, तो जो डाइवर्सिटी उसे अभाव नहीं, उसे क्या करना, संसाधन के रूप में देखना। तो ये बात आपको क्या करना है, सही है। तो आपका सबसे बेटर क्या होगा, 23 का 4 नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके सामने में देखें इसे आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? सहायक होगा। तो कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। कोई भी काम कर रहा है उसे प्रशंसा करना है हमें, ठीक है। और क्या कर रहा है, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। जो मूल्य है, जो वैल्यू है या प्रामाणिकता कुछ है, उसको अगर कम करना ताकि आप अपना भी मूल्य को दे सकें, तो 1 नंबर बहुत अच्छा है। और भी देखते हैं, उपकरणों और सहायक तकनीकों का तक पहुंच कम करना, ये गलत है, पहुंच बढ़ाना है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित नहीं करना है। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, ये हम अधिक नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे बेटर हो जाएगा। आपका 1 नंबर सही आ रहा, तो एक आपका क्या हो जाएगा, आंसर 24 का। ओके, चलिए आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इसे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? बच्चों में जो भ्रांतियां होती हैं, गलतफहमी जो हो जाता है, तो उसमें उसे निपटने के लिए क्या रचनात्मक दृष्टिकोण है, क्या जिससे बच्चे का इसको दूर कर सकें? तो विद्यार्थियों के पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, ये बात या अनदेखा नहीं कर सकते हैं। भ्रांतियों को प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, कि अगर आज जो भ्रांति आप सुन रहे हैं ये बात गलत है या सही, इसका जांच कीजिए, आप अवलोकन करिए, ये सबसे बेटर है, ताकि उससे अधिक से अधिक पता चले। रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु गलत है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, ये भी गलत है। आपका बेटर 2 हो जाएगा, है ना। उसे ही अवलोकन करने देंगे और उसको जांच करेंगे, जिससे उसका डेवलपमेंट होगा और वो जान भी पाएंगे क्या सही क्या गलत है। आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इसे हम लोग। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अधिगम को अच्छा करने के लिए परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, ये तो कंप्लीट गलत हो जाएगा। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, ये भी गलत है आपका। रट कर याद करने पर बल देना, कभी नहीं करेंगे हम लोग। बच्चे के पूर्व ज्ञान से समझ होना, बहुत बढ़िया, आप लोग को पता है, एकदम डायरेक्ट 4 नंबर मार दीजिएगा हम लोग, कि बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आ गए हम लोग, देखें इसे आप लोग। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वैगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार दर्शाता है? लेव वैगोस्की ने क्या है, इसके फोल्डिंग किया है, और वो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं क्या है। वैगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका, गलत बात है, बहुत ज़्यादा आंका है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या, वैगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं, सही बात है, जिसमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें सहायता के साथ कर सकते हैं, ऐसे फोल्डिंग करके कर सकते हैं। तो ये बात, किसी बच्चे में क्षमता है, अगर उससे दिक्कत हो तो हेल्प करेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा, वो समस्या को सॉल्व कर पाएगा। तो ये बात वैगोस्की जी ने कहा है, तो 2 नंबर एकदम परफेक्ट है। वैगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सीखते हैं, ये बात गलत है। वैगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं, ये बात भी गलत है। तो आपका 27 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, आपको इसका क्लास आपको दिया गया है, आप लोग देख लें, ताकि आपको इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 4-5 क्वेश्चन सब मिला करके। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। इसमें कह रहा है क्या, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क के किस अवस्था में है? देखिए, कानून को बदलने की बात हो रही है ना, और समाज से रिलेटेड संबंध है, अगर समाज में जरूरत पड़े तो कानून को बदल सकते हैं। तो ये जो कोहलबर्ग जी ने जो दिया नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उससे संबंधित है। तो उसमें जो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, उसमें इन्होंने ये बात कहा है कि अगर कोई कानून ऐसा है जिसमें बदलाव का जरूरत है वो कर सकते हैं, तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास आपका बेटर ऑप्शन है। सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास ये नहीं है। अच्छा लड़का अच्छा लड़के नहीं, छोटे कम में होता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये सबसे लास्ट होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 28 का 1 हो जाएगा, है ना। चलिए आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सार्थक अधिगम क्या है? सार्थक अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल हो। एकदम सही बात, समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होगा, विश्लेषण होगा, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो सार्थक अधिगम होगा, बेटर है 1 नंबर। और भी देखते हैं हम लोग, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को नियंत्रित करेंगे, बच्चा का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसे खुले मन से पढ़ने दीजिए। मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है, ये गलत है।
तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, ये बात भी कहता है। आपका 1 नंबर सबसे बढ़िया है, तो आप 1 के साथ चलिएगा, बेटर है। चलिए बहुत बढ़िया, आ गए हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता, तो प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होता है उसका क्या विशेषता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है, ऐसा बात नहीं है, बदलाव भी होता है, लचीलापन भी होता है। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, नहीं, बच्चों की भागीदारी बहुत उत्तम होता है, ये दोनों गलत है। गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों को मूल्यांकन किया जाता है, एकदम सही बात है कि गतिविधियों और कार्य करते समय बच्चे के साथ साथ मूल्यांकन भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत बेटर है। 3, और शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, ये बात भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। तो जिन लोगों ने 3 दिया है उनका क्या है, सही। तो ठीक है, तो हम लोग आज जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसे हम लोग आज डिस्कस कर लिए, और भी विषय को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके क्वेश्चन का डिस्कशन हो, तो आप लोग निश्चित तौर से आप लोग व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर दें क्वेश्चन को, मैं तुरंत आप नेक्स्ट क्लास आपके क्वेश्चन पे बनाऊंगा। और साथ ही साथ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी था, और जो भी इस क्लास में आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरे को भी भेजें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और कोई भी समस्या रह जाए तो आप लोग कमेंट करें, तो ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।